नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त का विवरण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया और इस किश्त में खासतौर पर खेती, मत्स्य पालन और कृषि आधारित उद्योगों पर ध्यान दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे वोकल फॉर लोकल के जरिए किसान विभिन्न क्षेत्रों में अपने फलों और फसलों का प्रसंस्करण कर उसे बेच सकेंगे, ऐसी योजना भी लॉन्च की गई है और कई सहायता राशियों को भी घोषित किया गया है। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज मंत्री समूह की 15वीं बैठक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए। आपको बता दें कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से गोवा के तटरक्षक दल के स्वदेशी पोत सचेत और 2 इंटरसेप्टर्स लॉन्च किए। ये खबर भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही जानेंगे कि भारत और दुनिया में कोविड-19 की स्थिति क्या है और किस तरह से हमारे रिकवरी रेट में बहुत बढ़िया सुधार देखने को मिल रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जारी 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के तीसरे किश्त का विस्तार से विवरण दिया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। आज उन्होंने कहा कि इस बार के आर्थिक पैकेज का जोर खासतौर पे खेती, मछली पालन और कृषि आधारित उद्योगों पर है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में कुछ सुधारों की घोषणा की गई है। This Essential Commodities Act requires an amendment. And that amendment will largely be towards making sure that cereals, edible oils, oilseeds, pulses, onions and potatoes will be completely deregulated. And therefore, unless there's an extraordinary situation, there will not be a requirement to invoke this Essential Commodities Act. Stock limits to be imposed will be imposed only under exceptional circumstances such as national calamities or famine, or if there is a huge surge in prices. Otherwise, there is no need for invoking it. So to that extent, limited to that extent, we would like to amend the Essential Commodities Act. किसानों को फिलहाल अपनी फसल सिर्फ लाइसेंसी बाजार में बेचने की अनुमति है। अब सरकार ऐसा प्रस्ताव लेकर आ रही है जिससे उन्हें अपनी चीजों को बेचने में बाधा ना हो और वो दूसरे बाजारों का लाभ भी उठा सकें। यह कृषि क्षेत्र एक अकेला ऐसा देखा जाता है जहां पर लाइसेंसी जो है उन्हीं को उनको सामान बेचना है, एपीएमसी के माध्यम से बेचना है, जिनके पास बाकी लाइसेंस है वहां तक सीमित रहना है, जबकि बाकी क्षेत्रों में ऐसा होता नहीं है। किसान को भी बेहतर दाम मिल पाए और अंतर्राज्यीय व्यापार भी इससे उनका हो आने वाले समय में, उसमें भी कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए जो कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी वो भी करेंगे और उसके उत्पादन के लिए, उसकी फसल के लिए उसको उचित मूल्य मिले, उस दिशा में एक बड़ा कदम ये उठाया गया है। और मुझे लगता है कि जो पिछला हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात कही और अभी इस कदम की बात कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इसमें बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, इनसे बहुत बड़ा बल किसानों को मिलने वाला है। इस देश के करोड़ों किसान जिनको बेहतर आमदन हो सकती है इन बदलाव के कारण, किसानों को देने जा रही है, जिससे फसल बोने से पहले ही उन्हें मालूम होगा कि उन्हें इसके लिए कितना दाम मिल सकेगा। किसान का उत्पीड़न ना हो, इस दिशा में कदम उठाया गया कि उसको एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाकर दिया जाए कि कोई भोले भाले किसान का उत्पीड़न ना करे, भोले भाले मेहनती किसान का उत्पीड़न ना हो। उस दिशा में ये जोखिम रहित ऐसा कानून बनाकर दिया जाएगा ताकि उसको आय के साधन भी मिले, निश्चित आय भी मिले और उसका उत्पीड़न भी ना हो। उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे, रिफॉर्म्स उस दिशा में ये कदम है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गाय, भैंस, बकरी और अन्य जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जाएंगे। उनके लिए टीकाकरण करने की योजना हम लेकर आए हैं, जिसके ऊपर लगभग 13,343 करोड़ रुपया खर्च होगा। और जो आम भाषा में कहा जाता है कि मुंह पका खुर पका रोग मुक्त हम इनको करेंगे। मुंह पका
खुरपका रोग मुक्त हम इनको करेंगे, ऐसे 53 करोड़ पशुओं को इससे निजात मिलेगी। 13,343 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। ये फुट एंड माउथ डिसीज से उनको मुक्ति मिलेगी। इससे हमारे प्रोडक्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और मांग बढ़ेगी और स्वीकार्यता बढ़ेगी, और इससे हमारे दूध उत्पादन में उसमें भी बढ़ोतरी होगी और पशुओं को भी एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आज मंत्री समूह की 15वीं अहम बैठक हुई। इस बैठक में देश में कोविड-19 की स्थिति, इससे निपटने के सभी तैयारियां और सुरक्षात्मक उपायों पर व्यापक चर्चा की गई। मंत्री समूह की उच्च स्तरीय बैठक में देश के सभी राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में कोरोना संक्रमण के देश और दुनिया से जुड़े आंकड़ों और सुरक्षात्मक उपायों के लिए उठाए जा रहे कदमों से जुड़ी रिपोर्ट भी पेश की गई। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत की गई व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में यह तथ्य भी पेश किया गया कि 30 नगर पालिका क्षेत्र ऐसे हैं जहां देश भर के कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में से 79% मौजूद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात पर जोर दिया कि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण का फैलाव ज्यादा देखने को मिल रहा है, उन इलाकों में प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर किया और ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए। 17 मई को देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण पूरा हो रहा है। इसके बाद लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत होगी। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जिलों के साथ साथ कंटेनमेंट जोन में चौथे चरण के दौरान क्या कुछ रियायत दी जाए और किन किन चीजों पर पाबंदी रखी जाए, इसे लेकर भी विचार विमर्श किया गया। दिल्ली स्थित निर्माण भवन में हुई इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी हिस्सा लिया। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। रिकवरी रेट अब 34% के करीब पहुंच गया है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करें तो इनमें से 3% ही आईसीयू में हैं, 2.7% ऑक्सीजन पर हैं और 0.39% लोग वेंटिलेटर पर रखे गए हैं। वहीं डबलिंग रेट भी लगातार सुधर रहा है और भारत में अब कोरोना वायरस का डबलिंग रेट 13.9 दिन हो चुका है। 17 राज्यों में 50 से 100% तक मरीज ठीक हो रहे हैं। भारत में 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 100% है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल हैं। इसके अलावा दमन और दीव, सिक्किम, नागालैंड और लक्षद्वीप ने अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, गोवा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पुडुचेरी और तेलंगाना में भी लगातार रिकवरी रेट में बढ़त हो रही है। 14 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 14 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। कुछ राज्यों की स्थिति अभी भी उतनी सुधरी नहीं है। कोरोना वायरस से देश भर में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में लोग संक्रमित हैं। इसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हैं। देश में भले ही कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हों, लेकिन इससे ठीक होने वाले मरीजों की दर में लगातार सुधार हो रहा है। देश में अब रिकवरी रेट 34% हो चुका है। इसके पीछे की वजह टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और लॉकडाउन को माना जा रहा है। रोज 1 लाख लोगों के सैंपल टेस्ट हो रहे हैं और अब तक 20 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। इससे संक्रमित शख्स की जल्द पहचान होती है, हालत बिगड़ने से पहले उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, जिससे रिकवरी दर बढ़ रहा है। संक्रमित शख्स के संपर्क में आए लोगों की समय पर ट्रेसिंग होने से संक्रमण का फैलाव धीमा हुआ है। वहीं देश में कोरोना से होने वाली मौत की दर दुनिया से कम है। जहां दुनिया में 7% के करीब है, वहीं भारत में ये 3.2% है।
है। पिछले एक हफ्ते में कोरोना से मौत की दर घटकर 2.1% पर आ गई है। देश में कोरोना मामलों के डबलिंग रेट में भी सुधार आया है। पिछले एक हफ्ते में डबलिंग रेट बढ़कर 12.9 दिन हो गया है। और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अब तक 919 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स, 2036 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स, 5739 कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं। वहीं रोजाना 3 लाख पीपीई और 3 लाख N95 मास्क भी बनाए जा रहे हैं। और आइए बात करते हैं देश में कोरोना वायरस की स्थिति की। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक देश में कोविड-19 के 81,970 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें करीब 51,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,967 नए केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में ही 100 लोगों की इससे मौत हुई है। अब तक देश में करीब 28,000 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 2,649 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। और आइए अब नजर डालते हैं दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति की। तो अभी तक पूरी दुनिया में 44,44,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और वही मरने वालों का आंकड़ा 3,02,000 से ऊपर पहुंच चुका है। वही सबसे ज्यादा पीड़ित देशों की बात करें तो सबसे पहले अमेरिका का नंबर आता है, जहां सबसे अधिक 14,17,000 कोरोना के मामले अभी तक सामने आ चुके हैं और 85,900 से ज्यादा लोगों की अमेरिका में मौत हो चुकी है। रूस में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़कर 2,52,000 के पार पहुंच चुके हैं और यहां पर 2,300 से ज्यादा लोगों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं इटली की, जहां 2,23,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में अब तक 2,29,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। वहीं 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत यहां हो चुकी है। रुक कर लें फ्रांस का, तो यहां 1,89,000 मामले सामने आ चुके हैं और 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन की बात करें तो यहां 2,34,000 से ज्यादा मामले कोरोना संक्रमण के सामने आ चुके हैं। वहीं 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। दोनों हस्तियों ने कोरोना के संबंध में वैश्विक स्तर पर उठाए जा रहे कदमों और महामारी से निपटने के लिए वैज्ञानिक नवाचारों और अनुसंधान एवं विकास के संबंध में वैश्विक तालमेल के महत्व के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस स्वास्थ्य संकट के खिलाफ जंग में भारत की ओर से अपनाए गए सतर्क दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार इस लोक केंद्रित दृष्टिकोण ने शारीरिक दूरी को स्वीकृति दिलाने, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान, मास्क पहनने, उचित स्वच्छता रखने और लॉकडाउन के प्रावधानों का सम्मान कराने में सहायता की है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अतीत में उठाए गए वित्तीय समावेशन का विस्तार करने, स्वास्थ्य सेवाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से साफ सफाई और स्वच्छता को लोकप्रिय बनाने, लोगों की प्रतिरक्षा बढ़ाने में भारत के आयुर्वेद से ज्ञान ग्रहण करने जैसे कुछ कदमों ने मौजूदा महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों की दक्षता की बढ़ाने में सहायता की है। प्रधानमंत्री ने केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई अन्य भागों में गेट्स फाउंडेशन द्वारा कोरोना से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने बिल गेट्स से इस बारे में सुझाव मांगे कि विश्व के कल्याण के लिए भारत की क्षमताओं और सामर्थ्य का किस प्रकार बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जिन और मुद्दों पर बात हुई उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के भारत के विलक्षण मॉडल से प्रेरणा लेना, सरकार द्वारा संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने के लिए तैयार किए गए मोबाइल ऐप का प्रसार और भारत की विशाल फार्मास्यूटिकल्स क्षमता का उपयोग करते हुए खोजे गए टीकों और रोग चिकित्सा से संबंधित उत्पादन बढ़ाना शामिल है। कोविड-19 के खिलाफ जंग में विश्व बैंक ने भारत को समर्थन देते हुए सरकारी कार्यक्रमों के लिए $1 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। करीब 7,500 करोड़ रुपए की राशि का ये पैकेज सामाजिक सुरक्षा पैकेज होगा।
भारत में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख जुनैद अहमद ने कहा कि वर्ल्ड बैंक 3 क्षेत्रों में भारत सरकार के साथ भागीदारी करेगा। ये क्षेत्र हैं स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। उन्होंने कहा कि इस पैकेज के जरिए भारत अपनी सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रौद्योगिकी के स्तर पर एकीकृत करने में सक्षम होगा। वहीं ये पैकेज प्रवासियों, असंगठित श्रमिकों और कमजोर वर्गों को सामाजिक सहायता देने में भारत के प्रयासों में मदद करेगा। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना संकट के बीच दुनिया पूरी तरह से बदल गया है। कामकाज करने के तरीके भी बदल गए हैं। हम में से ज्यादातर लोग अब वर्क फ्रॉम होम करने में जुट गए हैं। केंद्र सरकार ने भी कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने के लिए अब अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की ओर पहल कर दी है और इसके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण केंद्र ने लोगों के घर से काम करने को लेकर एक मसौदे की रूपरेखा तैयार की है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लॉकडाउन के बाद भी घर से ही काम करने की अनुमति दी जा सकती है। सभी मंत्रालयों को भेजी विज्ञप्ति में डीओपीटी ने कहा है कि कई मंत्रालयों ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई कार्यालय सुविधाओं का लाभ उठाकर लॉकडाउन के दौरान सफलतापूर्वक काम किया, जो अपनी तरह का पहला अनुभव था। इसलिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद घर पर ही सरकारी फाइलों और सूचनाओं को हासिल करते हुए सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित कर वर्क फ्रॉम होम के लिए व्यापक खाका महत्वपूर्ण है। इसी अनुरूप सरकारी कामकाज के सुचारू संचालन के लिए कर्मचारियों के वास्ते नई मानक संचालन प्रक्रियाएं तय की गई हैं। दिशा निर्देशों के मसौदे में कहा गया है कि अभी करीब 75 मंत्रालय, विभाग ई कार्यालय मंच का सक्रियता से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से 57 ने अपने काम का 80% से ज्यादा लक्ष्य हासिल कर लिया है। फिलहाल जो मंत्रालय, विभाग ई कार्यालय मॉड्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो समयबद्ध तरीके से अपने सचिवालय और अधीनस्थ कार्यालयों में इसका जल्द क्रियान्वयन करेंगे। हालांकि घर से काम करते हुए क्लासिफाइड फाइलों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार ई कार्यालय के जरिए किसी क्लासिफाइड फाइल पर काम नहीं होगा। एनआईसी गृह मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर ऐसी फाइल सूचना को हासिल करने के मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल का आकलन कर सकती है और इसके लिए उपयुक्त दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाओं का प्रस्ताव दे सकती है। सभी वीआईपी और संसद संबंधी मामलों के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसी सभी प्राप्तियों के लिए एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजे जाएंगे। मंत्रालय विभाग कर्मचारियों को लैपटॉप, डेस्कटॉप के रूप में साजो सामान संबंधी सहयोग रोटेशन के आधार पर मुहैया कराएंगे। हालांकि इनसे सिर्फ आधिकारिक काम की ही अनुमति होगी। घर से काम के दौरान इंटरनेट सेवाओं के लिए भुगतान भी किया जा सकता है। अंतर मंत्रालय चर्चा, मंत्रालयों के बीच फाइलों के आदान प्रदान ई कार्यालय पर सुचारू रूप से हो सकता है। सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट मंत्रालय में ही सभी डाक रिसीव करेगी और जरूरत पड़ने पर इन्हें ईमेल पर भेजा जा सकता है। ई ऑफिस को एसएमएस और ईमेल अलर्ट से जोड़ा जाए ताकि सभी जानकारी मिलती रहे। साथ ही ई ऑफिस के नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में सभी जरूरी फाइलें, फोल्डर उपलब्ध रहे ताकि घर से काम करने में दिक्कत ना आए। ई ऑफिस के जरिए ही एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में फाइल भेजी जा सकती है। जरूरी ईमेल को ई फाइल का हिस्सा बनाकर ई ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है ताकि रिकॉर्ड बना रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक के जरिए ही सभी तरह की बैठकों की व्यवस्था हो और घर से ही काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मंत्रालय में टेक्निकल हेल्प डेस्क बनाई जाए। साथ ही वर्क फ्रॉम होम करने वालों को फोन पर उपलब्ध रहना होगा।
दिशा निर्देशों के मसौदे में यह भी कहा गया है कि डीओपीटी अधिकारियों कर्मचारियों को नीतिगत रूप से साल में 15 दिन घर से काम करने का विकल्प मुहैया करा सकता है। केंद्र सरकार के सभी विभागों को 21 मई तक इस पर अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए कहा गया है। ऐसा न होने पर यह मान लिया जाएगा कि मंत्रालय विभाग प्रस्तावित मसौदे से सहमत है। रविंद्र सिंह श्योराण, राज्यसभा टीवी। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से अलग अलग देशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु अभियान के जरिए स्वदेश लाने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक 12,000 विदेशों में फंसे भारतीय स्वदेश सकुशल वापस लौट चुके हैं। एयर इंडिया के विशेष विमान अभी भी उड़ान भर रहे हैं भारतीयों को वापस लाने के लिए। वंदे भारत अभियान के तहत अब तक 12 देशों से हजारों भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया है। लंदन में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान आज दोपहर मुंबई पहुंचा। अमेरिका के नेवाक से भी भारतीयों को दिल्ली और हैदराबाद लाया गया है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की गई और इन्हें क्वारंटाइन अवधि में भेज दिया गया। इसके अलावा लंदन और शिकागो से भारतीयों को वापस लाने के लिए अब से कुछ देर बाद विशेष उड़ानें रवाना होंगी। हम इंडिया से आए थे यहाँ पे घूमने के लिए और 2 महीने से फंसे हुए थे, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। और थैंक्स फॉर इंडियन कोस्ट लैंड एंड मोदी जी जिन्होंने स्पेशल फ्लाइट चलाई है। हम इंडिया जा रहे हैं, फैमिली से मिलेंगे और आई एम वेरी हैप्पी मीट माय फैमिली एंड चिल्ड्रन एंड थैंक्स फॉर इंडियन कोस्ट लैंड एंड थैंक्स फॉर मोदी जी। आई एम कमिंग फ्रॉम फिलाडेल्फिया, सो व्हाट हियर इंडियन एम्बेसी इज डूइंग इज अमेजिंग जॉब, like they were doing for Indians purpose very good evacuation plan, so we are happy for that. Who are having emergency, who are having urgent travel, so they filter the criteria, they were giving the preference for that. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे सैयद अकबरुद्दीन भी वंदे भारत मिशन के तहत ही स्वदेश वापस लौट रहे हैं। सैयद अकबरुद्दीन का संयुक्त राष्ट्र में 30 अप्रैल को कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन कोरोना संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी पाबंदी की वजह से उनकी वतन वापसी नहीं हो पाई थी। भारत वापसी की यात्रा को लेकर सैयद अकबरुद्दीन ने ट्विटर पर जानकारी भी दी। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS जलश्व दूसरे चरण में मालदीव में फंसे भारतीयों को लेकर कोच्चि के लिए रवाना हो गया है। जहाज में लगभग 700 भारतीय सवार हैं। इसमें केरल और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के निवासी शामिल हैं। पहले चरण में INS जलाश्व और INS मगर के जरिए मालदीव से 904 भारतीय नागरिक स्वदेश लौटे हैं। भारत सरकार की तरफ से चलाए जा रहे इस महाअभियान के दूसरे चरण के तहत 32 देशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए फीडर फ्लाइट समेत 149 विमानों की तैनाती की गई है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। समाज की परिकल्पना एक परिवार के बिना अधूरी है। संयुक्त परिवार के महत्व और परिवार की जरूरतों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को बधाई देते हुए कहा कि नैतिक मूल्यों पर आधारित एक समाज के गठन में परिवार की केंद्रीय भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि परिवार में ही मनुष्य में सामाजिक संस्कारों को रोपा जाता है। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श में परिवार की महत्ता और मानव सभ्यता के विकास में उसकी सार्वभौमिक शाश्वत भूमिका स्वयं सिद्ध है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त परिवार बच्चों में शेयरिंग एंड केयरिंग, परस्पर सहयोग और सहृदयता के संस्कार डालता है, जो हमारे भारतीय जीवन दर्शन का आधार है। संयुक्त परिवार के संस्कार व्यक्ति को भावनात्मक दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सनातन परंपरा का एक बड़ा ही उदार पक्ष है वरिष्ठ जनों के प्रति आदर भाव। विशेषकर वर्तमान कोविड-19 संक्रमण जैसी आपदा के समय में ये भरोसा अत्यंत आवश्यक है। परिवार परस्पर मतभेदों के सौहार्दपूर्ण समाधान का जरिया प्रदान करते हैं, कठिन समय में सांत्वना और संवेदनशील सहयोग सुनिश्चित करते हैं। परिवार समाज के नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस दिन की सार्थकता सिर्फ इसमें नहीं है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में समाज और राष्ट्र के विकास में परिवार की भूमिका के बारे में सिर्फ जागृति का प्रसार किया जाए, बल्कि ये भी आवश्यक है कि हम उन कुरीतियों को भी दूर करें जो समय समय पर हमारे परिवारों में और इस परिवार प्रणाली में घर कर जाती है। इस संदर्भ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निर्देश बड़ा ही प्रासंगिक है। विश्व के साथ मैत्री और अखिल मानवता को एक ही परिवार मानना ही श्रेयस्कर स्वर्णिम मार्ग है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना संकट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवा के तटरक्षक बल के स्वदेश निर्मित पोत सचेत और 2 अवरोधक यानी इंटरसेप्टर C-450 और C-451 का जलावतरण किया। ये पहली बार था जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनका जलावतरण किया गया। 5 अपतटीय गश्ती नौकाओं की श्रृंखला के तहत पहले पोत सचेत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने डिजाइन और निर्माण किया है। ये अत्याधुनिक नौवहन और संप्रेषण उपकरणों, सेंसर और मशीनरी से लैस है। 105 मीटर लंबे इस पोत का वजन करीब 2350 टन है और इसमें 9100 किलोवाट के 2 इंजन लगे हुए हैं। ये 26 नॉट की अधिकतम गति से चल सकता है। ये पोत तलाश और बचाव अभियानों के लिए दोहरे इंजन वाले एक हेलीकॉप्टर, उच्च गति की 4 नौकाओं और हवा से भरी जाने वाली एक नौका ले जाने में सक्षम है। ये समुद्र में तेल फैलने के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सीमित उपकरण ले जाने में भी सक्षम है। वहीं स्वदेश निर्मित C-450 और C-451 नौकाओं को गुजरात के हजीरा में L&T शिपयार्ड ने डिजाइन किया और बनाया है। इसमें भी अत्याधुनिक नौवहन और संप्रेषण उपकरण लगे हैं। 30 मीटर लंबी ये नौकाएं 45 नॉट की गति से चलने में सक्षम हैं। इन्हें हाई स्पीड इंटरसेप्शंस, तटीय गश्त और कम तीव्रता के समुद्री अभियानों के लिए तैयार किया गया है। सचेत पोत और इन नौकाओं को EEZ में सतर्कता और तटीय सुरक्षा के लिए मुख्य तौर से तैनात किया जाएगा। अब कोस्ट गार्ड के पास 150 पोत और नौकाएं और 62 विमान हो गए हैं। इसके अलावा 50 अन्य पोतों का निर्माण जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत सरकार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। लंदन के उच्च न्यायालय में भगोड़े विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने प्रत्यर्पण के मामले में हाईकोर्ट में चुनौती देने की अनुमति मांगी थी। अब माल्या के पास ब्रिटेन में करीब करीब सभी तरह के कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। माल्या को 28 दिन के भीतर भारत को सौंपा जा सकता है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल को करना है। माल्या को भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। माल्या 2016 से ब्रिटेन में है। 2016 से ही भारत सरकार उसे वापस लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माल्या कानून की आड़ लेकर लगातार बचने की कोशिश करता आ रहा था। अब अपने ऊपर भारत सरकार के कसते हुए शिकंजे को देखते हुए वो बैंकों से लिया सारा पैसा वापस करने की बात भी कर रहा है। माल्या पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों का हजारों करोड़ रुपए का बकाया है। ये कर्ज माल्या ने बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया था। कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस और सफाई कर्मी ये ऐसे योद्धा हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स का हौसला और बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक वर्चुअल कॉन्सर्ट दिल से शुक्रिया का शाम आयोजन किया। ये है दिल की पुलिस, दंग है हम सब देख जो तुमने है किया, करते हैं हम दिल से शुक्रिया। पूरे प्रदेश की तरफ से ये पैगाम, दिल्ली प्रशासन को हम सबका सलाम। कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की। हो लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा
कि फिर उड़ ना पाया। इस वर्चुअल कॉन्सर्ट में बॉलीवुड सितारों समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। इनमें बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर, शंकर महादेवन, पार्श्व गायिका उषा उत्थुप, हर्षदीप कौर और पंजाबी रैपर सिंगर हनी सिंह के अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर जैसे बड़े सितारों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शिरकत की। ये माना कि हालात से जरा सहम सा गया हूँ, मगर अकेला नहीं हूँ मैं। ये है दिल की पुलिस, ये है दिल की पुलिस। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 4:30 बजे पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। कोरोना संकट के चलते पूरी प्रक्रिया को बेहद सादगी के साथ निभाया गया और कोरोना संकट का असर बद्रीनाथ धाम में भी देखने को मिला। इस दौरान समारोह में मुख्य पुजारी समेत केवल 28 लोग ही शामिल हो सके। धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। साथ ही देश को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए कामना की गई। देश के कल्याण और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी की गई। इस मौके पर मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया गया। वहीं कपाट खुलने से पहले मंदिर परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज्ड किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ और कोरोना वॉरियर्स को सहयोग दें, सम्मान दें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।